आओ बच्चों, चलो बेटा। बेटा प्रीवियस क्लास के अंदर अपने टिश्यू चैप्टर की शुरुआत की थी और मैंने कहा था कि मैं आपको नोट्स से पढ़ाऊंगा भी। तो बेटा देखो फटाफट से टिश्यू चैप्टर के अंदर आ चुके हैं अपन। टिश्यू चैप्टर बेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड है? क्योंकि इसके अंदर भर भर के जार्गन वर्ड्स हैं, ठीक है ना। ये आपकी नोट्स का लुकआउट है, जो बुक छपने जा चुकी है उसका थोड़ा सा मान लो कि थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन हो चुका है, क्योंकि एकदम से चीजें चेंज हुई है ना, इसलिए, ठीक है ना। हालांकि 9th की बुक्स को मैंने रोक दिया है, ये बना दिया है, उसमें अपग्रेड करा दूंगा मैं, ठीक है। तो टिश्यू चैप्टर की हम बात करें बेटा, तो चैप्टर का नाम जो एनसीईआरटी में है वो है टिश्यूज इन एक्शन। ये एक्चुअल में नाम है आपके एनसीईआरटी के अंदर। और अगर हम इसकी बात करें टिश्यू चैप्टर की, तो टिश्यू चैप्टर के अंदर सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला पार्ट अपन को पढ़ना है, व्हाट इज टिश्यू। टिश्यू का मतलब क्या होता है, टिश्यू क्या चीज होती है, उसके बारे में समझेंगे। अगर हम टिश्यू की बात करें तो बेटा टिश्यू होता क्या है, तो मैंने आपको कल भी समझाया था कि कोई भी प्लांट हो, कोई भी एनिमल हो, कोई भी प्लांट हो, कोई भी एनिमल हो, जैसे कि हम लोग एनिमल किंगडम में आते हैं बेटा। तो कोई भी प्लांट होगा, कोई भी एनिमल होगा ना, उसकी जिंदगी की शुरुआत एक सेल से होती है। किससे होती है? एक सेल से। मुझे बताओ वो एक सेल का नाम क्या होता है? जायगोट। क्या नाम होता है उसका? जायगोट। कल बताया था मैंने आपको कि जिंदगी की शुरुआत हमारी किससे होती है? जायगोट से होता है। जायगोट का एक और नाम होता है, बताओ नाम क्या होता है एक और? फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है ना। जब एग सेल और स्पर्म सेल आपस में फर्टिलाइज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो एक सेल बनता है, उसका नाम होता है जायगोट। तो हर एक जानवर, हर एक प्लांट की शुरुआत कभी ना कभी एक सेल से हुई होगी। और यहां पे वही चीज लिखा हुआ है कि जिंदगी की शुरुआत होती है एक सेल से, और जब एक सेल जो होता है वो डिवाइड होता है बहुत टाइम, तो बनता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो कि हम लोग हैं। हम लोग ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के बने हुए हैं, और क्योंकि हमारी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स की बनी हुई है, और मोर देन वन सेल वाले ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसलिए हम कहां पे आएंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स पे आएंगे, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं गिव मी क्विक 3 नेम्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बता सकते हो आप? एक सेल के ऑर्गेनिज्म कौन के नाम बता सकते हो? 8th में पढ़ा था, जो एक सेल का बना होता है ऑर्गेनिज्म। हाँ बताओ। अमीबा, पैरामेशियम, यूग्लेनिया। प्रोटोजोआ इज अ काइंड, ठीक है। तो समझ में आ गया अपन को? भैया ये चीज भी थोड़ा सा रख लिया करो, मैं आपको ना नोट्स में लिखवाते चलता हूं, है ना। अगर कभी जीवन में ऐसा आ जाए तो अटको नहीं यार फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू में, क्योंकि तुम 9th के बच्चे हो, तो हम लोग आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये चीजें तो आपको पता होगी। एक से बड़े हमारे सेल्स जो होते हैं, एक सेल से बना हुआ सेल भी होता है, उसका नाम उसके नाम हम यहाँ पे लिख रहे हैं। पहला लिख रहे हैं अमीबा, दूसरा लिख रहे हैं पैरामीशियम, तीसरा लिख रहे हैं यूग्लेनिया। कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं बेटा, सम बैक्टीरिया, जो कि एक सेल के बने हुए होते हैं। तो यू हैव टू नो द नेम्स ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आपसे हम ये उम्मीद करेंगे बेटा कि ये चीज पता हो, ठीक है। तो दिमाग में फिट हो जाएगा आज के बाद। बताओ, रिपीट करो मेरे पीछे पीछे। फर्स्ट इज अमीबा, सेकंड पैरामीशियम, थर्ड यूग्लेनिया, और कुछ बैक्टीरियाज, ठीक है, सम बैक्टीरियाज, ठीक है। तो ये हमें हमेशा हमारी कॉपी में लिख लो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ये होते हैं। और मल्टी में तो आप भैया लाखों एग्जांपल दे सकते हो, कैट, डॉग, डियर, हम ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के तो मल्टीपल एग्जांपल है। जो इंपॉर्टेंट है कि भैया यूनिसेलुलर कौन कौन से होते हैं, वो ये होते हैं। प्लीज आज के बाद रिमेंबर रखिएगा, ठीक है ना, इसको ध्यान से याद रखेंगे। चलो अब आते बेटा हमारे पास में, मैंने कल आपको डेफिनेशन भी लिखवाई थी। डेफिनेशन क्या लिखवाई थी कि सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ सिमिलर फंक्शन ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू। मतलब टिश्यू होता क्या है? जब सिमिलर टाइप ऑफ सेल सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो उनको जब हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? टिश्यू। देखो ये एक सेल है, देखो भैया बड़ा मुश्किल से बना है, ये एक सेल है। और जब हमने इस सेल का डिवीजन हुआ तो 1 का 2 हुआ, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, ऐसे करके बेटा हमारे पास में ये सारे सेम काइंड के सेल है।
सब में देखो तो शेप भी लगभग लगभग सबकी सेम है, और जब ये सेम शेप के सेल, सेम सिमिलर सेल्स जब हमारे सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो ये क्या कहला जाएगा बेटा? टिश्यू। ये क्या कहलाएगा? टिश्यू कहलाएगा। समझ में आया? एम आई क्लियर? चलो, मोर देन वन टिश्यू, जब हम बहुत सारे टिश्यूज को ले आते हैं, एक टिश्यू अलग, एक टिश्यू अलग, एक टिश्यू अलग, ऐसे जब बहुत सारे टिश्यूज को ले आते हैं तो बनता है एक ऑर्गन। क्या बनता है? एक ऑर्गन। देखो बेटा ये सेल है, जब ये बहुत सारे सिमिलर टाइप ऑफ सेल एक साथ बैठे हुए होंगे, एक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, तो क्या बन जाएंगे? टिश्यू। क्या बन जाएंगे? टिश्यू। ठीक है, टिश्यू। और जब ये टिश्यूज, अलग अलग टिश्यूज को हम साथ में ले आएंगे तो बन जाएगा ऑर्गन। जैसे स्टमक, हमारा जो पेट है वो क्या है? एक ऑर्गन है। ठीक है, परफेक्ट। और मेरे बच्चे जब ऑर्गन्स को साथ में ले आते हैं तो बन जाता है ऑर्गन सिस्टम्स। क्या बन जाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। दैट मीन्स कि भैया हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम चल रहे हैं। मैंने वो कल भी एग्जांपल दिया, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। तो ये बहुत सारे सिस्टम चल रहे हैं, और ये सारे सिस्टम जो है ना बेटा हमारे ऑर्गन्स को साथ में लाने से। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं तो माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये सारे ऑर्गन्स को साथ में रख लोगे तो क्या बन जाता है? ऑर्गन सिस्टम। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है, जिससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। व्हाट इज एग्जैक्टली डिवीजन ऑफ लेबर? ये हमें पता होना चाहिए। डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? तो बेटा डिवीजन ऑफ लेबर जैसे कि मकान बनाते वक्त खासकर जब छत डलती है बेटा, ठीक है ना, आरसीसी आपने देखा होगा एक दिन में डालनी पड़ती है, एक दिन में छत डालनी पड़ती है। चाहे कितनी ही हमारे पास समस्या हो, पर डालनी एक दिन में पड़ती है, अदरवाइज वो छत टिकेगी नहीं, मजबूती नहीं आएगी। तो जब छत डलनी होती है तो एक बड़ा मौका होता है ना, और उस वक्त डिवीजन ऑफ लेबर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है। हम क्या करते हैं छत डालते वक्त कि भैया एक आदमी होगा जो प्रॉपर सीमेंट मिक्सिंग करेगा रोड़ी बजरी के साथ में, तो रोड़ी वाला एक बंदा आएगा, वो रोड़ी डालता जाएगा, वो घूमने वाली मशीन के अंदर, ठीक है ना, मिक्सचर बोलते हैं उसको। फिर एक बजरी डालेगा, एक सीमेंट डालेगा, एक पानी डालता रहेगा। तो 4 लोग हैं, चारों के अलग अलग काम है, पर वो क्या बना रहे हैं? मोटार, है ना। फिर क्रेन से ऊपर जाएगा, वहां पर एक बंदा जो को स्प्रेड करेगा प्रॉपर, है ना, और एक वाइब्रेटर लगाएगा ताकि गैप। हेलो, हाँ बेटा, तो मैं ये बोल रहा था कि एक क्या होगा बेटा हमारे पास में, एक उस वक्त क्या करेगा? वाइब्रेटर लगाएगा। वाइब्रेटर का मेन काम क्या होगा? वाइब्रेटर का मेन काम होगा कि भाई गैप्स ना रहे, एक प्रॉपर तरीके से मिक्सिंग हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से वहां पे क्या होगा? हाई लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन होगा, डिवीजन ऑफ लेबर होगा, हर किसी को अपना अपना काम पता होगा। और जब हर किसी को अपना अपना काम पता होता है, डिवीजन ऑफ लेबर यानी काम को हमने लेबर्स में बांट देते हैं, जैसे हमारी बॉडी काम को लेबर में बांट देती है। जैसे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बोला कि तू ऑक्सीजन लेके को आ, तेरा काम है ऑक्सीजन लेके आना, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम को बोला कि भैया तू ऑक्सीजन को बाइंड करके पूरे शरीर में घुमाएगा। खाने वाले डाइजेस्टिव सिस्टम को बोला तू खाना पचाएगा। तो हर किसी को अपना अपना काम दे दिया, जिससे हमारी बॉडी में एफिशिएंसी बढ़ जाती है। समझ में आया? डिवीजन ऑफ लेबर आया? सब समझ में आया? ठीक है। अरे बेटा आप लोग कभी ना F1 गाड़ी देखी है? F1 फॉर्मूला 1 की, तो उसमें पिट स्टॉप होता है। जब गाड़ी आती है पिट के ना टायर चेंज करने होते हैं, फ्यूल होते हैं, तो सबके काम अलग अलग होते हैं। एक बंदा एक टायर में, दूसरा बंदा दूसरे टायर में, तीसरा बंदा तीसरे टायर में, चौथा बंदा चौथे टायर। अच्छा, गाड़ी को उठाने के लिए एक बंदा आगे खड़ा रहेगा जो गाड़ी के अंदर डालेगा और उठाएगा जैक को तुरंत। 2-2 सेकंड के अंदर पूरा टायर चेंज कर देते वो, और पेट्रोल भी फिल कर देते हैं। एक बंदा पेट्रोल लगाएगा, एक बंदा पता नहीं क्या पीछे से देखेगा कोई चीज खराब तो नहीं है, 2 सेकंड में ये सब चीज खत्म। इतना फास्ट होता है, क्यों? क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर है, हर किसी को अपना अपना काम पता है और वो अपना अपना काम निपटाता है। दैट इज व्हाट नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये हमारा
क्या हो चुका है बेटा कि टिश्यू क्या होते हैं उसके बारे में यहाँ पे पूरी तरीके से समझा चुके हैं। अब यहाँ पे एक और आपके एनसीईआरटी में एक पॉइंट दे रखा था, थिंक ओवर इट, वो भी मैं यहाँ पे पढ़ा देता हूं बेटा। यहाँ पे क्या है, हाउ इज स्टडी ऑफ सेल एंड टिश्यू इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग लाइफ प्रोसेस इन ह्यूमन वेलफेयर। दूसरा हमारे दिमाग में ये चीज आनी चाहिए, हाउ आर द टिश्यूज इन प्लांट एंड एनिमल डिफरेंट एंड व्हाई। एंड तीसरा आना चाहिए, हाउ इज डिवीजन ऑफ लेबर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो ये तीन इंपॉर्टेंट यहाँ पर थोड़े से हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चंस है। पहला तो ये कि भैया स्टडी ऑफ सेल और टिश्यू जो है वो हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए और ह्यूमन वेलफेयर के लिए जरूरी क्यों है। बेटा बहुत जरूरी है। अगर सेल्स के बारे में आपको नहीं पता होगा कि कौन सा सेल्स का क्या काम है, क्या काम करता है, तो हम लोग ऑब्वियसली बात है लाइफ प्रोसेस को नहीं समझ सकते। लाइफ प्रोसेस में रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे आते हैं, तो हम नहीं समझ पाएंगे। और टिश्यू को भी समझना पड़ेगा ताकि हम क्या करें, लाइफ प्रोसेस को समझ सके, कौन सा टिश्यू जो होता है वो क्या चीज करता है, कौन सा टिश्यू हमें क्या प्रोवाइड करता है, कौन सा टिश्यू जो है सिक्रीशंस करता है, कौन सा टिश्यू जो है एंजाइम्स को रिलीज करता है, तो ये सब हम नहीं समझ पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, टिश्यू क्यों हमारे प्लांट और एनिमल डिफरेंट होता है, कल अपन ने बात भी की थी इस टॉपिक पे और अभी थोड़ी देर में दोबारा बात करेंगे। और हमने ये भी समझना है कि डिवीजन ऑफ लेबर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है वो उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के अकॉर्डिंग होता है। दैट इज वेरी ट्रू बेटा। देखो बेटा, अगर लता मंगेशकर जी नहीं रहे पर कोई बात नहीं, अगर उनको बोला जाता कि नहीं आप बैटिंग करो और सचिन उनको बोला जाता आप गाओ, तो हो पाता क्या ढंग से? नहीं हो पाता। तो वही चीज हमारे डिवीजन ऑफ लेबर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो स्ट्रक्चर और फंक्शन के अकॉर्डिंग होता है। मतलब सेल का जैसा स्ट्रक्चर है और जैसा काम करता है उसको वैसे ही काम दिया। कंपनी में भी आमतौर में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। एक कंपनी है, सपोज करो आपकी खुद की कंपनी है, अब वहां पे कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि बहुत अच्छा क्रिएटिव माइंड है, वो डिजाइन्स नई नई बना सकता है, डिजाइन्स। आप उसको बोल दोगे आपने भी डिजाइन में तू खाना बना, तो खाने में डिजाइन थोड़ा बनाएगा वो तो उसका काम है कि वो सोच सकता है, क्रिएटिविटी है उसके अंदर, दिमाग के अंदर। और एक है हमारा कुक, उसको बोले डिजाइन बना दो तो बना पाएगा क्या? समझ में? तो वही चीज हमारे यहाँ पर चीज समझ में आती है कि जो सेल का स्ट्रक्चर होता है और फंक्शन होता है उसी के अकॉर्डिंग डिवीजन ऑफ लेबर रिलेटेड होता है, उसको उसी का काम दिया गया है। जैसे हमारे मसल्स के अंदर मसल सेल्स होते हैं, उनकी खास बात क्या है कि उनके अंदर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन होता है जिस कारण से वो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। और ये इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मसल सेल्स के लिए कि हम किसी भी चीज को खींच सकते हैं और धकेल सकते हैं। तो जब खींचेंगे, अगर मान लो मैं पुलिंग एक्शन करता हूं तो जो मेरी बाइसेप होगी ये क्या हो जाएगी, यहाँ के मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और ट्राइसेप के क्या हो जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे। इस तरीके से पुलिंग एक्शन बनता है, पुलिंग एक्शन। ठीक है ना? तो ये बहुत जरूरी है, जिस टाइप का सेल का स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, उसी हिसाब से डिवीजन ऑफ लेबर हो। चलो बेटा, यहां तक क्लियर है? मैं चाहता हूं फटाफट से एक बार इस चीज को देख लो, फर्स्ट एंड सेकंड को दोनों को एक साथ देख लो, फिर अपन चलते हैं थर्ड पॉइंट में। ठीक है ना? चलो बेटा, अब नेक्स्ट आते हैं, हम समझते हैं क्यों भगवान ने भेदभाव किया, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू को अलग बनाया। ऐसा क्यों किया भगवान ने कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू को अलग अलग बनाया? तो आइए, वाई आर प्लांट एंड एनिमल टिश्यू डिफरेंट? क्यों बेटा प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू जो होते हैं वो दो अलग अलग चीजें होती हैं। तो देखो बेटा, मैंने कल भी समझाया था कि प्लांट को मूव नहीं करना होता है। प्लांट का काम है कि वो एक जगह स्टेशनरी रहेगा, रुका हुआ रहेगा, फिक्स पॉइंट पे रहेगा। तो यही चीज यहां पे दे रखी है, प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जगह से जगह मूव नहीं करता है। इसलिए इनके जो टिश्यूज है ना बेटा, इसलिए इनके टिश्यूज केवल सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। समझ में आया? अरे भाई ऑब्वियस ही बात है, जब प्लांट को मूव नहीं करना है तो भगवान ने उनकी बॉडी के अंदर ऐसे टिश्यू दिए नहीं जो लोकोमोटिव हो, यानी कि मूव करने में हेल्प करे। ऐसे दिए जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करे और साथ में क्या करे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे। क्योंकि बेटा जब बरसात आएगी, धूप पड़ेगी तेज, ठंड पड़ेगी तेज, साइक्लोन आएगा, तब हम तो अपने घरों में घुस जाएंगे, परंतु प्लांट को तो वहीं खड़ा रहना है। तो उसको चाहिए स्ट्रेंथ, उसको चाहिए स्ट्रेंथ और क्या चाहिए, सपोर्टिव टिश्यूज, ताकि वो सीधा अपराइट खड़ा रहे। सेकेंड है
कि भाई जानवर जो होते हैं वो मूव करते रहते हैं, और क्योंकि जानवर मूव करते हैं फूड शेल्टर एंड ऑल के लिए, तो इसलिए बेटा वहां पे उनके पास भगवान ने ऐसे टिश्यू दिए हैं ताकि मूवमेंट हो सके, कंट्रोल कर सके और उनका न्यूट्रिशन को संभाल सके। समझ में आया? इसके अलावा प्लांट्स के अंदर जाइलम, जाइलम क्या है बेटा? जाइलम एक टाइप का टिश्यू है, आगे जाके पढ़ने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू है। जाइलम क्या है? एक टिश्यू है। तो जाइलम टिश्यू का काम प्लांट के अंदर क्या है? पानी को क्या करना? ट्रांसपोर्ट करना। तो पानी और मिनरल्स तो बेटा जाइलम जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। और फ्लोइम, फ्लोइम का टाइप क्या है? टिश्यू का नाम फ्लोइम, ये भी एक टिश्यू है बेटा। एक जाइलम टिश्यू है, एक फ्लोइम। तो फ्लोइम का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। कितना आसान है, कितना सिंपल है। प्लांट को खाना चाहिए, मतलब खाना ट्रांसपोर्ट करना है, और वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। तो जाइलम जो है ना वो हमारा क्या करता है? वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोइम क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। बस दो इंपॉर्टेंट टिश्यू है प्लांट के अंदर, वो यही है, ठीक है। और इवन इन दोनों के, प्लांट और एनिमल टिश्यू के डिफरेंस इसलिए भी है क्योंकि इनकी लाइफस्टाइल और फंक्शन जो होते हैं वो डिफरेंट है इन द टाइप्स ऑफ टिश्यू। तो ऑब्वियसली बात है बेटा कि प्लांट की लाइफस्टाइल अलग है, एनिमल की लाइफस्टाइल अलग है। जैसे कि कल मैंने एक पॉइंट लिखवाया था आपको समझाने के लिए कि प्लांट जो होते हैं वो फूड प्रोड्यूसर्स होते हैं, खाना बनाते हैं। तो उनके पास में ऐसे टिश्यूज होंगे जो क्या बनाते हो? खाना। ऐसे टिश्यूज होंगे जो क्या बनाते हो? खाना। और एनिमल जो होते हैं वो खाना खाते हैं। दे आर डिपेंडेंट अपॉन द प्लांट्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, ठीक है। या तो वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होंगे या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होंगे। और अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है तो उनके पास में क्या होगा? डाइजेस्टिव टिश्यू, खाना पचाने वाले टिश्यू। खाना पचना भी तो चाहिए, तो खाना पचाने वाले टिश्यू होने चाहिए। तो मैंने बताया कि लाइफस्टाइल में डिफरेंस है दोनों के। भाई प्लांट का काम है खाना बनाना, इसका काम है खाना खाना, तो इसलिए इनके टिश्यू भी भगवान ने अलग अलग दिए। ये बात समझ में आई क्या? नहीं आई? आ गई ना? चलो फिर आते बेटा हमारे पास में प्लांट टिश्यू में। हम प्लांट टिश्यू में चले गए। अब हमें प्लांट टिश्यू में ये पढ़ना है कि प्लांट के अंदर कौन कौन से ऐसे टिश्यूज है जो ग्रोथ कराते हैं। तो पहले ये समझो कि प्लांट की ग्रोथ किस तरीके से होती है। देखो लिखा हुआ है, प्लांट ग्रो इन 3 मेन वेज। प्लांट जो होते हैं बेटा 3 तरीके से बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं 3 तरीके से। सर 3 तरीके से? हाँ, या तो उनकी लेंथ बढ़ जाए, यानी कि लेंथ का मतलब हो गया कि भैया उनकी स्टेम की हाइट बढ़ जाए, डीप हो जाए रूट्स, रूट्स की भी बेटा क्या हो जाए? डीप चली जाए, डेप्थ बढ़ जाए उनकी। दूसरा बेटा प्लांट की ग्रोथ हमारी दूसरा ये होता है कि गर्थ इंक्रीज हो जाए, यानी थिकनेस ऑफ स्टेम, स्टेम की थिकनेस जो है, ये मोटाई जो है वो बड़ी हो, मोटाई बड़ी हो। और लास्ट है बेटा हमारे पास में रीग्रोथ आफ्टर कटिंग। अगर प्लांट को काट दिया जाए, जैसे कि आमतौर पर हमें देखा भी होगा पेड़ों को हम काट देते हैं फिर दोबारा से वो शेप में आ जाते हैं, ठीक है। तो रीग्रोथ आफ्टर द कटिंग, आफ्टर कटिंग द ब्रांचेस और ग्रेजिंग बाय एनिमल्स। अगर जानवर उसको खा जाए तो दोबारा रीग्रोथ कर जाए, कटिंग कर दे अपन ब्रांचेस की तो दोबारा रीग्रो कर जाए, तो वो हमारी प्लांट की ग्रोथ होती है। तो प्लांट की ग्रोथ जो होती है 3 तरीके से होती है, हाइट, मोटाई, काटने के बाद दोबारा बढ़ जाना, ठीक है ना। हमारी बॉडी में ये काटने के बाद दोबारा नहीं बढ़ता, मामला नहीं हो सकता, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको? चलो, और यहां ये लिखा हुआ है जो कि कल मैं आपको बता भी रहा था, क्या दिस ग्रोथ रिक्वायर्स। अगर आपको ये 3 तरीके से ग्रो करना है तो इन ग्रोथ के लिए हमें चाहिए एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स मतलब ऐसे सेल्स दैट हैज द पावर, दैट हैज द एबिलिटी टू डिवाइड, यानी ऐसे सेल जो 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 बन सके। ऐसे सेल्स की रिक्वायरमेंट हमें चाहिए, एंड दैट टुगेदर फॉर्म अ टिश्यू कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और फिर इस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। तो आज के बाद आपको अगर मैं नींद में थप्पड़ मार के जगा दूं और आपको बोलूं बता मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, तो आप क्या बोलोगे? सर ऐसे टिश्यू जो कि क्या है? रेडिली डिवाइड हो सकते हैं, दे आर एबल टू डिवाइड रैपिडली,
और जब रैपिडली डिवाइड हो सकते हैं तो उन टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कल अपन ने पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, ठीक है। अब आ जाओ बेटा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी बेटा 3 प्रकार के होते हैं, कल पढ़ा था अपन ने। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज एपिकल, बताओ। बेटा आपने पढ़ा एपिकल, तो कल मैंने आपको एपिकल के बारे में पढ़ाया था, आज भी पढ़ते हैं बेटा। हम पढ़ते हैं जो हमारी रूट की टिप होती है और जो शूट की टिप होती है, यही हमारे क्या कहलाती है बेटा, मेरिस्टेमेटिक या एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं इसको। रूट एंड शूट जो होते हैं बेटा अपनी लेंथ को इंक्रीज करते रहते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेम होता है। मैंने कल आपको बताया था लोकेशन के हिसाब से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का नामकरण करते हैं। ये वाला जो मेरिस्टेम होता है हमारे पास में, इसका नाम होता है एपिकल मेरिस्टेम। और ये कहां पा जाएगा, ग्रोइंग टिप्स ऑफ शूट एंड रूट्स। समझ रहे हो? तो मैं आपसे पूछूं कि एपिकल मेरिस्टेम कहां पाया जाता है, तो आप क्या बोलोगे, ग्रोइंग टिप्स ऑफ शूट एंड रूट। एम आई क्लियर? नेक्स्ट, एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ रूट एंड शूट, जो कि अपन पढ़ चुके हैं। दी सेल्स आर एक्टिवली डिवाइडिंग, ये सेल्स जो होते हैं भैया बहुत ज्यादा एक्टिवली डिवाइड करते हैं। कोई दिक्कत है? दे एड न्यू सेल्स, क्योंकि डिवाइड करते तो नए नए सेल्स को क्या करते रहते हैं, एडअप करते थे प्लांट के अंदर, और इसलिए प्लांट जो होता है वो क्या होता है, लंबा ग्रो होता है। ठीक है ना? हम लोग भी बेटा आपको पता ही है, हम जब बचपन में थे, छोटे से थे, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, अभी तो आप बढ़ गए, मेरी हाइट तो रुक गई है। तो ऐसे ही प्लांट भी तो ग्रो करता है, और प्लांट जब ग्रो करता है तो उसकी जो ग्रोइंग टिप होती है और जो ग्रोइंग टिप रूट की होती है, शूट की ग्रोइंग टिप और रूट की ग्रोइंग टिप, वहां पर एपिकल मेरिस्टेम्स होते हैं, और वो क्या करते हैं, नए सेल्स को जोड़ते रहते हैं। अब जब नए सेल्स जुड़ेंगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। इसी को समझाने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं बेटा। प्याज जानते हो ना, ऑनियन जानते हो? तो प्याज को क्या करना है, आपको 2 जार लेने हैं बेटा, और 2 जार के अंदर हमें क्या करना है, प्याज के डालना है इस तरीके से कि जो ऑनियन बल्ब हो वो क्या हो, हमारा पानी में डूबा हो। नहीं समझ में आ रहा? तो इसको जो भाई रूट्स, ये जो है प्लांट की रूट्स, ये हमारी क्या हो, पानी में डूबी हो। ठीक है? करेंगे क्या हम 3 दिन तक इनको डाल के रखेंगे, और इन रूट्स की क्या करेंगे, लेंथ को नाप लेंगे। डालने से पहले लेंथ को नाप लिया, फिर डे 1 पे नापेंगे, फिर डे 2 पे नापेंगे, फिर डे 3 पे नापेंगे। तो हमें क्या ऑब्जर्व होगा कि डालने से पहले अगर मान लो ये 2.5 या 3 सेंटीमीटर थे, सपोज करो 3 सेंटीमीटर थे, तो एक दिन बाद 3.5 सेंटीमीटर के हो जाएंगे, 2 दिन बाद 4 सेंटीमीटर के हो जाएंगे, 4.5 सेंटीमीटर के 3 दिन बाद हो जाएंगे। ठीक है? तो 3 दिन तक ऑब्जर्व किया तो हमें पता चला कि क्या हुआ, ग्रो होना शुरू हो रहा है, दिन ब दिन ग्रो हो रहा है। ठीक है? परंतु तीसरे दिन हमने क्या करा, तीसरे दिन हमने किया, जार बी का जो था ना, इसको निकाला और 1 सेंटीमीटर काट दिया और दोबारा पानी में डाल दिया। डे 4 ऑब्जर्व किया, डे 5 ऑब्जर्व किया, आपको क्या होगा, आपको पता चलेगा कि भैया जार ए का तो ग्रो कर रहा है, जार बी का रुक गया। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर आपने काट दिया तो आपने एपिकल मेरिस्टेम तो काट दिया। अगर 1 सेंटीमीटर आपने काट दिया तो भैया वो 1 सेंटीमीटर के ग्रोइंग टिप पे तो क्या था, एपिकल था ना, जो कि नए सेल को जोड़ रहा था। तो नए सेल को जोड़ने वाले को काट दिया आपने, तो जुड़ेगा क्या? समझ में आया? अरे नहीं आया तो दोबारा समझा दूं। पहले अपन ने 3 दिन तक दोनों को ऑब्जर्व किया, तीनों बढ़ रहे थे। तीसरे दिन हमारी भैया खुजली होगी, भैया नहीं निकाल के काटो, काट दिया आपने, काट दिया तो देखा तो भैया उसके बाद में ग्रो ही नहीं कर रहा, ग्रो ही नहीं कर रहा।
क्यों? क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम को अपने साइड कर दिया। तो ये हमारे पास में पूरी एक्टिविटी 3.1 का सारांश है। अब बेटा चैप्टर पेज के नीचे आपको क्विक रिकॉल दे रखा है, जैसे टिश्यू के बारे में बता रखा है। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स डूइंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यू जो होते हैं वो ऑर्गन्स को बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम्स को बनाते हैं। प्लांट और एनिमल टिश्यू जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, अपन ने पढ़ा है बेटा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वही कहीं ना कहीं प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एपिकल मेरिस्टेम जो होते हैं वो लेंथ ऑफ रूट्स एंड शूट्स को इंक्रीज करते हैं। एक स्मार्ट टिप भी दे रखी बेटा साइड में, रिमेंबर सेल मेक टिश्यूज। सेल जो होते हैं वो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू जो है ऑर्गन बनाता है, और ऑर्गन जो होता है वो ऑर्गन सिस्टम बनाता है। ठीक है मेरे बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात है आपको? यहां तक कंप्लीट है? चलो नाउ हम पेज नंबर 2 पे आते हैं बेटा हमारे। हाँ तो बेटा पेज नंबर 2 पे आ गए हैं। पेज नंबर 2 के अंदर मैंने जो हमारी एक्टिविटी 3.1 थी उसी को आगे कंटिन्यू किया था, और आगे कंटिन्यू किया तो यहां पर हमारे पास में एक टेबल दे रखी है जहां पर डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7 का डेटा को लिखेंगे। जब भी आप एक्टिविटी करेंगे घर जाके जरूर से एक्टिविटी करिएगा। आपने देखा कि जार ए के अंदर हमने रूट टिप्स को नहीं कट किया था, जार बी के अंदर रूट टिप्स को हमने क्या कर दिया? कट कर दिया था, और हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि स्टॉप हो जाएगी ग्रो करना, और यहाँ पे दिख भी रहा है। यहां बस ये दिक्कत है कि डे 4 पे जाकर हमने क्या किया? कट किया, और कट करने के बाद में जब हमने देखा कि जार बी के अंदर कि 5th डे पे कोई इंक्रीज हुआ नहीं, 6 पे नहीं, 7 पे नहीं। यही चीज यहां पर भी समझा रखी है कि रूट सी जार ए के अंदर वो तो बेटा ग्रो करती गई, रूट जार ए के अंदर वो तो ग्रो करती गई, जार बी की बेटा ग्रो करना बंद कर गई जब हमने कट कर दिया था बेटा टिप्स को। दिस प्रूव दैट रूट्स ग्रो ओनली फ्रॉम देयर टिप्स। रूट्स जो होती हैं वो अपने टिप से ही बढ़ती है, ये साबित होता है। जैसे हमारे नेल्स को भी हम कट करते हैं तो दोबारा बढ़ जाते हैं, तो टिप से ही बढ़ते हैं ना वो, ऐसे ही इसमें होता है बेटा। रूट टिप्स कंटेन एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। रूट जो होते हैं बेटा हमारे पास में एक्टिवली जो होते हैं वो डिवाइडिंग सेल्स वहां पे होते हैं। शूट टिप्स आल्सो कंटेन एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स एंड दीज ग्रोथ रीजन्स आर कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम। और इस ग्रोथ रीजन को हम क्या बोलते हैं? एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। यहां तक मेरिस्टेम पूरा खत्म। एपिकल समझ में आया? नाम याद रखोगे ना, एपिकल मेरिस्टेम याद रहेगा, ग्रोइंग टिप ऑफ रूट एंड शूट्स। चलो परफेक्ट। चलो वही चीज यहां पे दे रखी है बेटा, एपिकल मेरिस्टेम्स आर लोकेटेड एट द टिप्स ऑफ रूट एंड शूट्स एंड हेल्प द प्लांट ग्रो इन लेंथ। यहां पे रूट एपिकल होती है रूट टिप पे, शूट एपिकल होती है शूट टिप पे। तो यानी कि हमारे पास में एपिकल के भी दो नाम रख दिए हैं। जहां रूट पे होगी तो उसको हम रूट एपिकल मेरिस्टेम बोलेंगे, जहां शूट पे होगी उसको हम क्या बोलेंगे? शूट एपिकल मेरिस्टेम बोलेंगे। कितना इजी है बेटा, अभी तक तो मेरे को लगता नहीं तुम लोगों को दिक्कत आएगी। वेरी इजी, वेरी 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 इजी। नाउ बेटा हमारे पास में आओ 10वां पार्ट, लेटरल मेरिस्टेम। क्या चाहिए? अच्छा मैं सुना वाटर ब्रोक, मैंने कहा प्रेग्नेंट लेडी का वाटर ब्रोक होता है। अरे यार सोच खराब क्या है, नॉर्मल कहानी है। ठीक है तो मैंने एपिकल मेरिस्टेम करा दिया है। 5 मिनट का वाटर ब्रेक ले लो आप, उसके बाद में अपन शुरू करते हैं। अब आते बेटा हमारे पास में नेक्स्ट हमारे पास में दे रखा है वो है लेटरल मेरिस्टेम। बेटा ऑब्वियस सी बात है, एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो रूट और शूट वाले पार्ट को बड़ा करता है, इससे प्लांट की हाइट बढ़ती है। पर प्लांट की मोटाई, प्लांट की गर्थ कैसे बढ़ेगी, उसमें हेल्प करता है हमारा लेटरल मेरिस्टेम। अगर हम लेटरल मेरिस्टेम की बात करें तो ये क्या करता है बेटा? गर्थ को इंक्रीज करता है, मतलब थिकनेस या डायमीटर ऑफ स्टेम को बढ़ाता है। ये दिस अकर ड्यू टू एक्टिवली डिवाइडिंग सेल अरेंज इन द रिंग्स इन द स्टेम। बेटा ये रिंग्स दिख रहे हैं ना आपको, एक्चुअली बताओ ना, रिंग्स से तो बेटा हम क्या कर सकते हैं? प्लांट की एज तक भी निकाल सकते हैं। प्लांट की एज निकालने के लिए रिंग्स अगर हम देख लें तो प्लांट की एज हमें समझ में आती है कि प्लांट कितना पुराना है। ठीक है,
और ये हमारे पास में सेल जो कि हमारे रिंग्स इन द स्टेम्स होता है, ये रिंग्स बनी हुई है ना, इन रिंग्स में जो सेल्स होते हैं ये जब हमारे डिवाइड होते हैं तो इससे क्या होता है बेटा, हमारे पास में डायमीटर बढ़ता है। और देखो ये भी लिखा हुआ है, These cells divide and produce new cells। ये सेल्स जो होते हैं डिवाइड होते हैं, नए सेल्स को बनाते हैं, एंड आउटसाइड, इनसाइड एंड आउटसाइड इन अ कॉन्सेंट्रिक मैनर। कॉन्सेंट्रिक मतलब एक ही सेंटर को सेंटर रखकर क्या करते हैं, अपने सेल्स को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जिससे बेटा डायमीटर ऑफ स्टेम्स बढ़ते हैं। दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज कॉल्ड लेटरल मेरिस्टेम। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लेटरल मेरिस्टेम बोलते हैं। अब बेटा देखो यहां पर लिखा हुआ, एनुअल रिंग्स इन द ट्रंक शो द एज ऑफ द ट्री। वाइड रिंग्स इक्वल्स टू फेवरेबल ग्रोथ कंडीशन, नैरो रिंग्स मतलब अनफेवरेबल ग्रोथ कंडीशंस थी। यानी जब पेड़ हमारे पास, ऑब्वियसली बात है, जब पेड़ काट देते हैं अपन या पेड़ कट जाता है तब हम उसकी एज को बता सकते हैं नियर बाय। एनुअल रिंग्स इन द ट्रंक शो द एज ऑफ द ट्री, यानी कितनी रिंग्स है उससे हमें एज पता चल जाती है। और अगर बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी वाइड रिंग्स है, ठीक है ना, मोटी मोटी रिंग्स हैं तो फेवरेबल ग्रोथ कंडीशन थी। पर अगर छोटी छोटी बारीक बारीक क्या है, नैरो रिंग्स है, मतलब कि अनफेवरेबल ग्रोथ कंडीशंस थी। ठीक है, लेटरल समझ में आया। तो लेटरल मैं आपसे पूछूं तो लेटरल मेरिस्टेम करता क्या है, तो गर्थ को बढ़ाता है। लेटरल मेरिस्टेम करता क्या है, गर्थ को बढ़ाता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? नाउ कम्स द नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच इज नोन एज इंटरकैलरी। क्या होता है बेटा इसका नाम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अगर हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम की बात करें तो हाउ डू प्लांट ग्रो आफ्टर बीइंग कट, यानी कट होने के बाद में प्लांट ग्रो कैसे करता है, उसको बेटा हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं। बेटा कहां प्रेजेंट होते हैं, तो कल मैंने आपको बताया था इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट दी नोड्स। नोड्स पे प्रेजेंट होते हैं, जस्ट अबाउट द नोड्स, यानी बेस ऑफ द इंटर नोड्स पे प्रेजेंट होते हैं। बेटा जहां से हमारी लीफ या स्टेम्स निकल रही होती है, जहां से लीव्स या स्टेम्स निकल रही होती है, जस्ट इसके पास में बेस पे हमारा क्या होता है, पहला नोड होता है। ऐसे यहां पे भी क्या होगा, हमारा दूसरा नोड होगा। तो ये जो नोड्स वाले एरिया होते हैं जहां से लीफ या स्टेम या ब्रांच निकल रही होती है, लीफ स्टेम या ब्रांच निकल रही होती है, उसको हम नोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम नोड्स बोलते हैं बेटा। न्यू ब्रांचेस और लीव अराइज फ्रॉम द नोड्स ऑफ द स्टेम। देखो यहां पे लिखा हुआ भी है, नई नई ब्रांचेस, नई नई लीव्स इसी नोड से क्या होती है, प्लांट के निकलती है। ठीक है, यहीं से अराइज होती है। द पार्ट ऑफ स्टेम बिटवीन द टू नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड्स। अब बेटा एक नोड तो ये रहा, एक नोड ये रहा, अब इसके बीच की जगह को हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड्स। क्या बोलते हैं बेटा, इंटरनोड बोलते हैं। ठीक है बेटा, ग्रासेस हो गई या कुछ अदर प्लांट्स हो गए, ये सारे के सारे क्या होते हैं, यहां पर जो हमारे इंटरकैलरी होती है ना, यही क्या करती है बेटा, रीजनरेशन करती है आफ्टर कटिंग और ग्रेजिंग। जैसे बेटा हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो ये दोबारा, आपने देखा होगा घास जो होती है वो दोबारा से बड़ी हो जाती है, घास दोबारा से बढ़ जाती है ना। और ये इसलिए होता है क्योंकि घास के अंदर इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है वो घास को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, आ जाओ मैं वीडियो बनाऊंगा। इंटरकैलरी बेटा हम पढ़ रहे थे, इंटरकैलरी बताया था जो ग्रासेस होती है ना बेटा, काटने के बाद आपने देखा होगा दोबारा ग्रो कर जाती है ना। ग्रासेस जो होती है वो काटने के बाद दोबारा ग्रो कर जाती है। क्यों ग्रो कर जाती है, क्योंकि इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होते हैं वो यहाँ प्रेजेंट होते हैं और वो हेल्प करते हैं प्लांट को रीग्रो करने के लिए और दोबारा कंटिन्यू ग्रोथ करने के लिए लेंथ और गर्थ के अंदर। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम का ये काम है। समझ में आ गया? तो बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो जिन टिश्यू के पास में क्या है, डिवाइड करने की एबिलिटी है, उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। तीन टाइप के होते हैं, नाम बोलो। फर्स्ट इज एपिकल, फर्स्ट इज, सेकंड इज लेटरल, थर्ड इज इंटरकैलरी।
थर्ड क्या है, इंटरकैलरी। एपिकल क्या पे प्रेजेंट होते हैं, टिप्स ऑफ शूट एंड रूट। हमारे लेटर कहां प्रेजेंट होते हैं, हमारे प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। प्रेजेंट कहां होते हैं हमारे पास में, हमारे देखो यहां लिखा हुआ है दिस अकर्ड सॉरी सेल डिवाइड एंड रिपेयर इन सेल इन कॉन्सेंट्रिक मैनर। हमारे डायमीटर ऑफ स्टेम, यानी स्टेम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और क्या करते हैं, हमारे डायमीटर को बढ़ाते हैं। और अगर हम बात करें ये इंटरकैलरी, ये कहां प्रेजेंट होते हैं, नोड्स पे, ठीक है, नोड्स प्रेजेंट होते हैं। ये काटने पीटने के बाद में दोबारा से प्लांट को रीग्रो करवाते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? चलो सर बहुत चीज समझ लिया हमने, अब दिक्कत ही नहीं है सर। तो बेटा ये चीज हमको यहां पर शॉर्ट में मैंने आपको दे रखी है, 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। जो चीज अपन ने डिस्कस करी वही ये चीज दे रखी है। टिप ऑफ रूट्स एंड शूट्स पे प्राइमरी ग्रोथ करवाता है, लेंथ ऑफ रूट एंड शूट बढ़ाता है। ये सर्कमफेरेंस ऑफ स्टेम एंड रूट्स में मिलता है, सर्कमफेरेंस ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स में मिलता है, ग्रोथ को बढ़ाता है और एनुअल रिंग्स बनाता है। और उस रिंग से आप क्या पता कर सकते हो, प्लांट की ईयर एज पता कर सकते हो। इंटरकैलरी क्या होता है, नोड्स या बेस ऑफ इंटरनोड्स पे होता है हमारे पास में, रीग्रोथ करवाता है कटिंग और ग्रेजिंग के बाद में, और ये प्लांट की हाइट बढ़ाने में काम आता है। यहां तक का मैंने बिल्कुल अच्छे से समझा दिया आपको। यहां तक कोई प्रॉब्लम है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? हम प्लांट टिश्यू चल रहे हैं, प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक हो चुका है। आ जाओ, अब आते हैं बेटा हमारे पास में दूसरे टाइप के टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। कल मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था आपसे। क्या डिस्कस किया था कि भैया जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ना, एक सर्टेन एज के बाद में मैच्योर हो जाते हैं, और मैच्योर होने के बाद में जो उनके पास शक्ति थी, शक्ति मतलब एबिलिटी टू डिवाइड वाली शक्ति, कि वो डिवाइड कर सकते हैं, वो खो देते हैं। और जब एबिलिटी टू डिवाइड चली जाती है तो वो क्या बन जाते हैं, परमानेंट टिश्यू। क्या बन जाते हैं वो, परमानेंट टिश्यू। अरे कल भी मैंने बताया था, अरे कभी सास कभी बहू थी ना, कभी ना कभी तो बहू थी जीवन के अंदर, कभी कोई ना कोई सास जो है कभी ना कभी जीवन में बहू तो रहेगी। तो वैसे ही कभी ना कभी परमानेंट टिश्यू क्या थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे। पर क्योंकि वो अब एबिलिटी टू डिवाइड भूल चुके हैं, अब वो डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या है, अब परमानेंट टिश्यू में बन जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वही चीज लिखी हुई बेटा, देखो आओ, When मेरिस्टेमेटिक सेल्स लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। क्या बोला, अरे क्या बोला भाई, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है वो डिवाइड, अरे तो अच्छा तुम्हारी निराली अबे पढ़ ले तुझे। When मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, यानी कि जो हमारी एबिलिटी टू डिवाइड थी वो भूल चुके हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दे अंडरगो चेंजेस इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इनके अंदर क्या होते हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शन में चेंज होते हैं और ये क्या बन जाते हैं, परमानेंट टिश्यू। क्या बन जाते हैं? अब बेटा मैं आपको अगर रात को 2 बजे भी फोन करके पूछूं बता परमानेंट टिश्यू क्या होता है, तो बता दोगे ना आप लोग? नहीं बता पाओगे? अरे बताना जरूरी है कि ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि क्या हो चुके हैं, भूल चुके हैं एबिलिटी टू डिवाइड, यानी अब वो डिवाइड नहीं हो सकते। अब उन्होंने कोई ना कोई परमानेंट क्या कर लिया, स्ट्रक्चर या फंक्शन को पकड़ लिया, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, परमानेंट टिश्यू। उसी को क्या बोलते हैं हम, परमानेंट टिश्यू। कोई दिक्कत है? हाँ भाई, तो परमानेंट टिश्यू समझ में आया बेटा अपन को। अब देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर स्मॉल। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ना बेटा, वो छोटे छोटे सेल्स होते हैं, उनकी बहुत पतली पतली सेल वॉल होती है और भर भर के डेंसली साइटोप्लाज्म होता है, एक बहुत ही प्रोमिनेंट लार्ज न्यूक्लियस होता है और बिल्कुल भी गैप नहीं होता है। और जब ये सारे फीचर्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर, तो बेटा क्या होता है, सेल डिवीजन रैपिड तरीके से होता है। मतलब मेरे बच्चे ये पॉइंट लिखा तो परमानेंट टिश्यू में, पर कहीं ना कहीं ये पॉइंट जो है ना, ये है फीचर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल। कि सेल जो है मेरिस्टेमेटिक कैसा होता है, क्या क्या खूबियां हैं। तो बेटा उसकी खूबियां छोटा सा होता है एकदम, और पतली पतली सेल वॉल है एकदम,
डेंस साइटोप्लाज्म है, एक लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, और बिल्कुल कम जगह होती है एक सेल से दूसरे सेल में। इंटरसेलुलर स्पेस या तो नहीं होती है, बहुत कम होती है, और जिस कारण से वो क्या करता है बेटा, रैपिड डिवीजन करता है। परंतु जब ये मैच्योर होते हैं तो क्या करते हैं, ये जो एबिलिटी है डिवाइड करने की, ये भूल जाते हैं, और उसके बाद में इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन में चेंज आता है और ये बन जाते हैं परमानेंट टिश्यू। कोई दिक्कत है बेटा? परमानेंट टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। परमानेंट टिश्यू जो होते हैं बेटा, ये स्पेशलाइज होते हैं ये परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक फंक्शंस को। जैसे परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो प्लांट को सपोर्ट करने में, प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, प्लांट के अंदर स्टोरेज करने के लिए, और प्लांट को प्रोटेक्ट करने के फंक्शंस को निभाते हैं। यानी जितने भी परमानेंट टिश्यू हम पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे में आप देखोगे कि ये चार चीजें जो है ना, वो उनके अंदर क्या होने वाली है, मेन होने वाली है। ये चार फंक्शन परफॉर्म करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, स्टोरेज करेंगे, और साथ में क्या करेंगे बेटा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। जिस प्रोसेस के थ्रू मेरिस्टेमेटिक सेल परमानेंट बनता है, देखो लिखा हुआ है, द प्रोसेस बाय विच मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बिकम परमानेंट। यानी कि जिस प्रोसेस के थ्रू बेटा हमारे पास में परमानेंट टिश्यू बन जाता है मेरिस्टेमेटिक वाला, तो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। कोई दिक्कत है? मैच्योर हो जाते हैं सेल तो फिर डिवाइड करना भूल जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है बेटा? कॉमन है, रियली क्यों होगा भाई, कॉमन है भाई, क्या बात कर रहा है तू? आ जाओ, क्विक रिकॉल। रूट्स ग्रो ओनली फ्रॉम देयर टिप्स। रूट जो होते हैं बेटा केवल टिप्स से ही क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। एपिकल मेरिस्टेम रूट और शूट पे होते हैं। लेटर जो होती है रिंग्स में अरेंज होती है जो कि गर्थ को बढ़ाती है। इंटरकैलरी जो होता है नोड्स को हेल्प करता है, और मेरिस्टेमेटिक सेल जो होते हैं परमानेंट बनते हैं। प्रोसेस नोन एज डिफरेंशिएशन। जैसे हमारी सास भी कभी बहू थी, तो भैया वो बहू से सास तब बनी होगी जब उसके बच्चे की शादी हो गई होगी। तो प्रोसेस क्या है, शादी हो जाना। तो ऐसे ही बेटा मेरिस्टेमेटिक हमारे पास में क्या होता है, परमानेंट बन जाती है जब प्रोसेस क्या होता है, डिफरेंशिएशन। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? चलो बेटा, तो अपन ने पेज 2 को भी बेटा कंप्लीट कर लिया है। हाँ बच्चे, अब आते हैं बेटा पेज 3 के ऊपर बढ़ते हैं अपन। पेज 3 जो है अगर उसकी बात करें तो बेटा हमारे पास पे लिखा हुआ है प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं प्लांट्स के उन टिश्यू के बारे में जिनका काम है प्लांट के प्रोटेक्शन करना। क्या काम है? प्लांट को प्रोटेक्ट करना, बचाना। और यहां पर हम प्रोटेक्टिव टिश्यू के अंदर एक चीज पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। अब यहीं से बेटा आपके नोट्स के अंदर कुछ चीजें लिखी बेटा। साइंस है ना बेटा, उसमें कुछ रूट वर्ड्स होते हैं। रूट वर्ड्स मतलब ऐसे वर्ड्स जिसके रिलेटेड चीजें चलती, जैसे समझाता हूं मैं आपको, अब टेंशन मत लो, ऐसे मुंह मत बनाओ सर। आ जाओ, डर्मिस आपने वर्ड बहुत सुना होगा, खासकर लड़कियां बहुत सुनती है डर्मिस या डर्मा। सुना है क्या मैं डर्मा? आप लोगों ने सुना डर्मा? क्या होता है? रिलेटेड टू स्किन। स्किन से रिलेटेड होता है बेटा डर्मा। आपने देखा होगा अगर मान लो आपको स्किन में कुछ एलर्जी वेलर्जी आ जाती है तो आप डर्मोलॉजिस्ट के पास जाते हो, डॉक्टर जो स्किन का बैक्टीरियल फंगस, सुना है ना? हाँ, तुम लोगों को कुछ नहीं पता। पोगो देखता है हाँ, तो डर्मा जो है ना, मतलब डर्मा जो होता है वो स्किन को रिलेटेड चीज होती है। अब यहां पे लिखा है एपिडर्मिस, यानी कुछ ना कुछ स्किन रिलेटेड चीज होगी यहां पे भी। ठीक है, कोई दिक्कत है हमारे पास में? ऐसे कुछ रूट वर्ड्स है, जैसे फॉर एग्जांपल रीनल। रीनल वर्ड जो होता है साइंस के अंदर वो रिलेटेड टू क्या होता है हमारे, किडनी। किडनी। कार्डिक, बताओ, ये तो बताया होगा आपको, सुना होगा कि अरे यार उनके फलाने के कार्डिक अरेस्ट आ गया।
अरे यार कार्डियोलॉजी को दिखाओ, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाओ, हार्ट की बीमारी, कार्डियो कर लो, ठीक है ना। कार्डियो मतलब ऐसी एक्सरसाइज जहां पे हार्ट जो है 150 बीट पर मिनट के हिसाब से बीट करे 10 मिनट के लिए, उसको बोलते हैं कार्डियो, ठीक है। तो कार्डिक मतलब रिलेटेड टू हार्ट। पल्मरी रिलेटेड टू लंग्स, ठीक है। डर्मा स्किन से रिलेटेड होता है, रीनल किडनी से रिलेटेड होता है, कार्डिक हार्ट से रिलेटेड होता है, पल्मरी हमारे लंग से रिलेटेड होता है। ये साइंस के कुछ हमारे क्या है रूट वर्ड्स। ऐसे डेंटाइन, डेंटाइन किसमें होता है, किससे रिलेटेड होता है, डेंटिस्ट, दांत, टीथ। क्या वैसे इसको किडनी और उन सबको हम एक साथ जोड़ के यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं, यूरिन वाले यूरोलॉजिस्ट, ठीक है ना, ठीक है। पर जो रीनल आर्टरी और रीनल वेन जो हमारे बॉडी में चलती है उनको रीनल बोलते हैं, ठीक है। चलो तो ये समझ में आया बेटा। कुछ रूट्स वर्ड होते हैं, आपके कॉपी में लिख लो, ये रूट्स वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि हाँ हम किस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं। अरे भाई कर लिया क्या, अब आओ बेटा। अब यहां पे क्या लिखा है मेरे बच्चे, यहां पे लिखा है एपिडर्मिस। बेटा एपी का मतलब होता है अपॉन, एपी का मतलब होता है अपॉन, और अभी मैंने आपको बताया डर्मा, डर्मा का मतलब होता है स्किन। तो ये क्या होगा, स्किन के ऊपर। तो ये ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो प्लांट के स्किन के ऊपर होती है, उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। अभी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा एग्जांपल भी दूंगा, समझ में आएगा। एपिडर्मिस फॉर्म्स द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट बॉडी। एपिडर्मिस जो होती है ना बेटा, ये प्लांट के बॉडी के, एपिडर्मिस जो होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट की बॉडी की, यानी सबसे बाहरी सतह प्लांट की बॉडी का क्या होता है, एपिडर्मिस। यानी अगर आप किसी पत्ते को छू रहे हो तो एक्चुअली में आप पत्ते की एपिडर्मिस को छू रहे हो, क्योंकि सबसे आउटर कवरिंग में क्या होगा, एपिडर्मिस होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, चलो। इट कंसिस्ट ऑफ टाइटली पैक्ड सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट एंड रेक्टेंगुलर सेल्स। यानी यहां पे क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट, यानी कि एक लेयर की बेटा क्या होती है, हमारी एपिडर्मिस होती है। जैसे मान लो ये प्लांट के अंदर का मटेरियल यहां तक है, तो ऐसे एक लेयर क्या होगी, ये एपिडर्मिस होगी, एक सेल की बनी हुई एपिडर्मिस होगी इसके ऊपर, और टाइटली पैक होगी, मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई होगी काफी ज्यादा। समझ में आ गया आप लोगों को, दिख रहा है आपको, इस तरीके से होगी। इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट। अब पूरे प्लांट पे है तो भैया सारे प्लांट को प्रोटेक्ट करेगी। इसके अलावा जो एरियल पार्ट्स होते हैं वहां पे एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं उसके ऊपर एक वैक्सी क्यूटिकल होते हैं। सर ये क्यूटिकल क्या है, क्यूट होती है, अरे ना जी ना, आपने देखा होगा एक दो जगह पे सेटिस्फाइंग सी वीडियो दिखाते हैं जहां पे पत्ते के ऊपर ऐसे बूंद गिर रही होती है, और फिर पत्ते से वो बूंद एकदम स्लाइड होते हुए जाती है और नीचे जाके गिर जाती है। तो वो बूंद जो है वो एकदम स्लाइड क्यों कर पा रही है, क्योंकि प्लांट के कई सतह पे वैक्सी लेयर होती है। वैक्सी लेयर समझते हो ना, वैसी लेयर होती है। पान का पत्ता देखा आपने, पूजा वूजा में इस्तेमाल किया होगा, तो पान के पत्ते में से यूं लेते जल और उसको चढ़ाते हैं, अर्पण करते हैं पूजा वगैरह में, तो उसकी लेयर कितनी एकदम स्लिपी सिपी सी लगती है अपन को,
छोड़ो, एप्पल खाया तो एप्पल में देखा होगा आपने, उसकी जो लेयर होती है बाहर की कितनी ज्यादा शाइन मारती है, कितनी सिल्क, वो ऐसा लगता है सिल्की सिल्की सी लग रही है। तो उस पर क्या होता है, वैक्स होता है। क्या होता है वो, वैक्स होता है। ठीक है, तो उस वैक्सी लेयर को क्या हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। क्या बोलते हैं उसको हम, क्यूटिकल। तो जो एरियल पार्ट होते हैं, बोल बोल बोल, अब तो बोल। देखो बेटा, दो तरीके हैं। आपने देखा होगा सेब की रेट जो होती है ना, कई सेब होते हैं वो तो मिल जाएंगे 100 रुपए किलो, 110 रुपए किलो, 120 रुपए, कई मिलेंगे 250, 200, एकदम डार्क रेड कलर के होते हैं, शाइन मारते हैं अलग से, लगते ही ऐसे कि प्रीमियम है। ठीक है, तो उन लोगों, उन पे क्या करते हैं जनरली, उनको दिखाने के लिए वो वैक्सी लेयर मोम के अंदर कर देते हैं वो लोग। तो कई लोग जो होते हैं छिलके को आपने देखा होगा उसको हटा के ही खाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उनको दिमाग में ये चीज होती है कि है ना इसके ऊपर वैक्स चढ़ाया जाता है। हाँ हाँ, लेकिन चढ़ाया जाता है, वैक्स चढ़ाया जाता है, पर कई जगह पे नहीं भी चढ़ाया जाता है, उनका नेचुरल वैक्स भी होता है प्लांट का। ठीक है ना, ठीक है बेटा। तो कई जगह पे सच में क्या करते हैं, वो वैक्स चढ़ाते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रीमियम दिखाने के लिए। पर मैं आपको बता दूं कि प्लांट्स का खुद का अपना नेचुरल वैक्स होता है, विच इज नॉट हार्मफुल, विच इज नॉट हार्मफुल एट ऑल। ठीक है, समझ में आ गया अपन को, कोई दिक्कत है। एरियल पार्ट्स पे, एरियल पार्ट समझ लो जो जमीन से ऊपर वाले पार्ट्स हैं, वहां पे एपिडर्मल सेल्स के ऊपर एक वैक्सी क्यूटिकल होती है, एक वैक्सी लेयर और होती है, यानी इसके ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है। इन ड्राई हैबिटेट्स, यानी कि जहां पे प्लांट जो होते हैं एक्सट्रीम गर्मी और टेम्परेचर को झेल रहे होते हैं, वहां पे क्यूटिकल जो होती है वहां पे थिक होती है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। सर क्यों थिक होती है, क्या रीजन है, मेरे बच्चे समझो। बहुत दिमाग से है ना, किसी ने, बनाने वाले ने इंसान और प्लांट को बनाया, बहुत दिमाग से, बहुत हाई थिंकिंग है भाई। आप समझो, ड्राई प्लांट्स के अंदर जो वैक्स की लेयर होगी वो मोटी क्यों होगी, क्योंकि प्लांट करते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, वाटर को लूज करते हैं। अब ड्राई एरिया में वाटर को लूज करना समझदारी है या मूर्खता, मूर्खता, क्योंकि पानी नहीं मिलेगा सालों साल, कई महीनों तक। तो वहां पर दे विल ट्राई टू मेक थिक, क्या करने का, एपिडर्मिस या वैक्सी लेयर, क्यूटिकल। तो वहां पे क्यूटिकल लेयर जो होगी, वैक्सी लेयर होगी, वो थिक होगी, और जगह पे पतली होगी, यहां थिक होगी, ताकि वाटर लॉस ना हो, क्योंकि वैक्स से वाटर लॉस नहीं हो सकता, वाटर इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। आप समझो ना, वाटर कैसे जाएगा जब वैक्स है, तो ऐसे पेड़ में से वाटर कैसे निकलेगा वैक्स से, तो समझ में आ गया आप लोगों को। तो जो ड्राई एरिया होंगे वहां पे क्यूटिकल मोटी होगी या पतली, मोटी, ताकि वाटर प्लांट में से निकल नहीं जाए, एस्केप ना हो जाए। ठीक है, इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी एंड पैरासाइट्स। बिल्कुल सही बात है बेटा, ये मैकेनिकल इंजरी से बचाती है प्लांट को, और साथ के साथ पैरासाइट से भी बचाती है। इन रूट्स हेयर लाइक प्रोजेक्शंस अराइज फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स। भैया रूट्स के अंदर क्या होता है, इस तरीके से हेयर लाइक प्रोजेक्शंस जो होते हैं वो निकले हुए होते हैं। आपने देखा भी होगा ये रूट्स के अंदर, जैसे कभी कैरेट खाई है, गाजर, तो गाजर की स्किन के ऊपर बाल नहीं होते हल्के हल्के, नहीं देखे आज तक, छील के खाते हो ना तुम लोग। मूली का देखा होगा, मूली के भी बाल होते हल्के हल्के से, नहीं देखा क्या आज तक? हाँ तो फिर बताओ ना, देखा है? अरे भुट्टा खाया है, भुट्टे के तो बाल होते हैं ना जिसको छीलते हो। हाँ तो जो हमारे रूट्स होती हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन अराइज फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स, दीज आर रूट हेयर। इनको हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर बोलते हैं। देखो ऐसे एपिडर्मल सेल से बाहर हेयर टाइप के क्या होते हैं बेटा, प्रोजेक्शंस निकले हुए होते हैं, इनको हम रूट हेयर्स बोलते हैं। दे इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और रूट हेयर का काम होता है
वाटर को एब्जॉर्ब ज्यादा से ज्यादा करना, वाटर को एब्जॉर्ब ज्यादा से ज्यादा करना, मिनरल्स को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करना। लीव्स के अंदर एपिडर्मिस कंटेन पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा फॉर गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन। बेटा लीव्स के अंदर जो एपिडर्मिस होता है उसमें क्या होते हैं, छेद होते हैं, छेद होते हैं। एपिडर्मिस में क्या होते हैं, छेद होते हैं, जहां उस छेद में क्या होता है, स्टोमेटा, उस छेद को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। और वो कहीं ना कहीं गैस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करता है और साथ के साथ में ट्रांसपिरेशन करवाता है, मतलब पानी लूज करता है ताकि जो प्लांट जो है वाटर पर लूज करके अपने आप को कूल डाउन कर सके, तो वो भी करवाता है। यानी कि कई जगह पे देखो, ये एपिडर्मिस सेल है, सारे एपिडर्मिस सेल है, पर कई जगह पे बेटा ऐसे छेद, ओपनिंग सी होती है, इसको क्या बोलते हैं अपन, स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा के बगल के अंदर बीन शेप के क्या होंगे, बीन शेप के क्या होंगे, गार्ड सेल्स। क्या होंगे, गार्ड सेल्स। बेटा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलो, इनमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे वो हमारे डायग्राम का लेबलिंग का हो, चाहे वो हमारे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ ले गार्ड सेल्स का काम क्या है, गार्ड सेल्स कैसे काम करते हैं वो, ठीक है। तो ये तो हमारे एपिडर्मिस सेल हो गए, ये तो हमारे एपिडर्मिस सेल्स हो गए सारे। और जहां ओपनिंग होती है एपिडर्मिस सेल्स की, अरे भाई किला है, किला के कहीं ना कहीं तो गेट होगा घुसने के लिए, तो ऐसे सांस लेने के लिए प्लांट के ना कहीं तो छेद होगा। जैसे हमारी बॉडी के अंदर मुंह और नाक, जहां से हम सांस ले सकते हैं, भगवान ने छेद दिए ना भैया सांस लेने के लिए, ऐसे ही प्लांट के अंदर भी तो सांस लेते हैं वो। लीव्स क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, ऑक्सीजन छोड़ती है, तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, जब एपिडर्मिस होगा तो एपिडर्मिस के बीच में छेद दे रखा होगा, वो छेद क्या करेगा, एक तरह से नोज की तरह काम करेगा, यहां पे गैस अंदर जाएगी और बाहर आएगी, और वाटर वेपर भी साथ में अंदर बाहर, सॉरी बाहर जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है भाई? तो वही चीज यहां पे दे रखी है और ये चीज समझा रखी है कि यहां पर एपिडर्मिस के अंदर पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा हमेशा गार्ड होता है, गार्ड सेल्स के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है, गार्ड सेल्स के द्वारा। ये दो गार्ड सेल्स हैं हमारे पास में, बीन शेप के गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। ये समय समय पे ओपन होते हैं, समय समय पे क्लोज होते हैं, बंद ओपन, जैसे गेट हमारा, रात को बंद करके सोते हो, सुबह खोलते हो, ऐसे ही बेटा ये भी हमारे क्या है, गेट समय समय पे ये हमारे बंद होते हैं और समय समय पे बेटा खुल जाते हैं। अगर हम बात करें बेटा बच्चे ट्रांसपिरेशन की, तो ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर को बाय क्रिएटिंग ट्रांसपिरेशन पुल। बेटा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते कभी कभार टीचर्स कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपिरेशन, यानी एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ये भी पूछ लेते हैं। ट्रांसपिरेशन जो होता है वो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर को हेल्प करता है, यानी पानी को, पानी के जो चलन है, पानी का जो ट्रांसपोर्ट है, उसको कहीं ना कहीं हेल्प करता है, एक कहीं ना कहीं ट्रांसपिरेशन पुल बनाता है जाइलम के अंदर, और इससे क्या होता है बेटा, हमारे एक्सेस वाटर जो होता है वो रिमूव हो जाता है। इसको समझाते तक ही हमारी क्लास जो है खत्म हो जाएगी। अब मैं आपको समझाऊं बेटा, सिंपल सी बात है, सपोज करो बेटा मैं यहाँ पे एक प्लांट को बना रहा हूं, ठीक है, ये प्लांट की रूट्स हो गई, और मैं यहाँ पे केवल एक पत्ते को दिखा रहा हूं, समझना बात को बस, ठीक है, एक पत्ते को दिखा रहा हूं, यहां तक कोई दिक्कत है? भैया सूरज चमक रहा है, ठीक है, तो प्लांट क्या करते हैं, अब उनको पानी चाहिए, तो पानी जाएगा बेटा रूट्स के थ्रू। पानी कैसे जाएगा, रूट्स के थ्रू ऊपर चढ़ेगा। अब रूट्स के थ्रू ऊपर कैसे चलेगा, कोई मोटर लगा रखी है, जैसे हमारे घर में तो होता ही है, हम टंकी से नीचे टैंकर से पानी, टैंक से पानी सीधे ऊपर टंकी में चढ़ा देते हैं अपन, तो मोटर का बटन दबाया, मोटर ने पानी को ऊपर डाल दिया, ऐसे करते हैं। तो प्लांट में मोटर है क्या, ना जी ना, कोई मोटर नहीं है। प्लांट यूज करता है साइंस का। अब कैसे है देखो भाई, सुनो, जब सूरज चमकेगा तो प्लांट यहां से धीरे 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 वाटर वेपर को लूज करेगा। क्या होगा, वाटर वेपर लूज करेगा, और वाटर वेपर लूज करेगा तो यहां पे बनेगा लो प्रेशर एरिया। क्या बनेगा, लो प्रेशर, ठीक है। और यहां पर क्या है, हाई प्रेशर, क्योंकि यहां पे तो भैया पानी है, और चीजें जो होती है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, इसलिए धीरे 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 पानी जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ता है। एक तरीके से ये ट्रांसपिरेशन पुल, यानी कि पानी को ऊपर खींच रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। जहां वाटर वेपर लूज कर रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है,
तो जैसे ही वाटर वेपर लूज होता है तो यहां पे क्या बनता है, लो प्रेशर एरिया, और पानी यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ पे बनता है हाई प्रेशर। चीजें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। एक तरीके से ये पुल वाला काम हो गया कि यहाँ पे भैया कोई बाबा जी है जो पुल कर रहे हैं, आजा आजा आजा। अरे ये चीज आप भी करते हो, कोल्ड ड्रिंक या फ्रूटी स्ट्रॉ से पिए आपने, कैसे पीते हो, स्ट्रॉ डाली अपने माउथ से, क्या करते हो, लो प्रेशर एरिया बनाते हो आपके माउथ के अंदर, ऐसे खींच के पुल करके, तो स्ट्रॉ में क्या होता है, वो नीचे ऊपर आता है ना, क्यों, क्योंकि वहां हाई प्रेशर है। और जैसे आपने सक किया तो क्या हुआ, वो ऊपर गया, लो प्रेशर एरिया आपके माउथ में क्रिएट हुआ, वहां हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर आपके मुंह के अंदर चला जाता है, हमारी फ्रूटी या कोल्ड ड्रिंक जो भी आप पी रहे हो। समझ में आया? सेम कॉन्सेप्ट प्लांट भी कर रहा है, यहां से वाटर वेपर लूज कर रहा है, क्रिएट कर रहा है लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर। जैसे ही यहां से लो प्रेशर हाई प्रेशर क्रिएट होता है तो यहां से पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू होता है, लो प्रेशर के पास जाता है और वहां पे पानी प्रोवाइड हो जाता है। और यही चीज यहां पे समझा रखी है बेटा, ट्रांसपिरेशन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करवाता है, ट्रांसपिरेशन पुल को बनाता है जाइलम के अंदर, जिस कारण से प्लांट क्या करता है, पानी को खींच लेता है, एंड ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, और इस कारण से पानी के अंदर जो एक्सेस वाटर होता है उसका भी रिमूवल हो जाता है। ठीक है बेटा, चलो आज की कहानी को हम इसी पॉइंट पे खत्म करते हैं भैया। ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा अगर आपको इससे आगे लेके जाऊंगा तो। अब आ जाएगा हमारा सपोर्टिव टिश्यू, जो कि हम कल पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में, जो कि दो होते हैं, पेरेन्काइमा कोलेनकाइमा, तीन होते, सॉरी, पेरेन्काइमा कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्कीमा है ना, पेरेन्काइमा को पेरेन्कीमा, कोलेनकीमा और स्क्लेरेन्कीमा, ये तीनों को पढ़ना है बेटा अपन को। ठीक है, चलो।